आज हम राइस क्लासेस के एआई हिस्ट्री सीरीज के पार्ट 1 को एआई से कहानी के रूप में सुनेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी जंग के मैदान में, और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे सवाल से जिसने सच में हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और सवाल था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चिंगारी थी। एक ऐसे जीनियस के दिमाग से निकली चिंगारी जिसने आज हम जो एआई की दुनिया देख रहे हैं ना, उसकी नींव रखी। अब इस सवाल की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में, और मिलना होगा हमारी कहानी के पहले हीरो से, एलन ट्यूरिंग। तो सीन कुछ ऐसा है, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और नाजी जर्मनी के पास एक ऐसा हथियार है जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा। यह हथियार था एक सीक्रेट कोड जिसका नाम था एनिग्मा। उनके सारे मिलिट्री सीक्रेट्स, सारे प्लान्स इसी कोड में बंद थे। अब जाहिर सी बात है, इस कोड को तोड़ना एलाइड फोर्सेस के लिए मतलब जीने मरने का सवाल बन गया था। अगर ये कोड टूट गया तो समझ लीजिए कि जंग का पासा ही पलट जाएगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक जबरदस्त मशीन बनाई जिसने एनिग्मा कोड की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन पता है क्या, इस जीत ने ट्यूरिंग के दिमाग में एक और भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया। तो जंग तो खत्म हो गई। अब ट्यूरिंग अपने उसी बड़े सवाल पर वापस आए। साल था 1950s, और उन्होंने एक टेस्ट तैयार किया, एक ऐसा टेस्ट जो ये पता लगा सके कि क्या मशीनें वाकई सोच सकती हैं, और उन्होंने इसे नाम दिया द इमिटेशन गेम। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है, इस टेस्ट का मकसद ये नहीं था कि मशीन को कितनी जानकारी है, नहीं, मकसद ये था कि मशीन कितनी अच्छी तरह से एक इंसान होने की नकल कर सकती है, मतलब कितना बढ़िया नाटक कर सकती है। तो ये गेम काम कैसे करता था, सोचिए, 3 अलग अलग कमरे, एक में एक जज, दूसरे में एक इंसान और तीसरे में एक मशीन। जज को पता नहीं कि कौन कहां है, उसे सिर्फ टेक्स्ट पर दोनों से बात करनी है और यह अंदाजा लगाना है कि भाई इनमें से मशीन कौन है और इंसान कौन। ट्यूरिंग ने एक पैमाना सेट किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मशीन सिर्फ 30% जजों को भी ये यकीन दिला दे कि वो इंसान है तो उसे इंटेलिजेंट माना जाएगा। सोचिए जरा, सिर्फ 30%। ठीक है, तो ट्यूरिंग ने तो नींव रख दी। अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि जिस आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी ना, उसे अब बहुत जल्द एक नाम मिलने वाला था। अफसोस की बात है कि ट्यूरिंग ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। उनकी मौत के कुछ साल बाद 1956 में उस दौर के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स डार्टमाउथ कॉलेज में एक वर्कशॉप के लिए जमा हुए। ये कोई आम वर्कशॉप नहीं थी, ये इतिहास बनाने वाली थी। और उसी वर्कशॉप में इसके ऑर्गेनाइजर जॉन मैकार्थी ने इस पूरे फील्ड को एक नाम दिया, एक ऐसा नाम जो हम सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बस इसी वजह से उन्हें अक्सर फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। और मैकार्थी अकेले नहीं थे, उनके साथ थे मार्विन मिन्स्की, क्लॉड शैनन जैसे और भी कई दिग्गज। मतलब ये एआई की असली ड्रीम टीम थी। ये वो लोग थे जिन्होंने मिलकर इस सपने को हकीकत में बदलने की ठान ली थी। तो अब इस फील्ड का एक नाम था, एक मिशन था, और इसे आगे बढ़ाने वाले लोग भी थे। बस फिर क्या था, एआई के लिए एक गोल्डन एज यानी कि एक सुनहरा दौर शुरू हो गया। हर तरफ जबरदस्त उम्मीद और जोश था। इस जोश को और हवा दी फंडिंग ने। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एजेंसी डार्पा ने एआई रिसर्च में लाखों करोड़ों डॉलर लगाना शुरू कर दिया। मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी। और इस फंडिंग का नतीजा कमाल का था। एक के बाद एक ब्रेक थ्रूज होने लगे। 1957 में पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना। फिर 1966 में आया एलाइजा, एक ऐसा शुरुआती चैटबॉट जो साइकोलॉजिस्ट की तरह बात कर सकता था। और तो और 1972 में शेखी नाम का रोबोट बना जो खुद से सोचकर अपने आसपास चल फिर सकता था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो सुनहरा दौर था, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। हुआ ये कि उम्मीदें तो आसमान छूने लगी थीं, लेकिन टेक्नोलॉजी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए गए थे कि मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगेंगी, बातें करने लगेंगी, पर असलियत में प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। और धीरे धीरे जिन लोगों ने पैसा लगाया था, उनका भरोसा उठने लगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था, फंडिंग आनी बंद हो गई। बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। एआई की उस चमकती दमकती दुनिया पर एक लंबी, खामोश, सर्द रात छा गई। इसी को कहते हैं पहला एआई विंटर।
60 के दशक में जहां फंडिंग आसमान पर थी, वहीं 70 के दशक के आखिर तक वो लगभग जीरो हो गई। जिन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों खर्च हो रहे थे, वो अचानक ठप पड़ गए। एक दशक से ज्यादा तक एआई के दुनिया में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। तो एआई का वो खूबसूरत सपना जो इतनी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, वो जैसे बर्फ में जम गया था। अब सवाल ये था कि क्या ये बर्फ कभी पिघलेगी? क्या एआई का वसंत दोबारा आएगा? इसका जवाब जानेंगे हम अपनी अगली कड़ी में।